हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू पीवाईक्यू सीरीज। यहाँ पर हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं। आप सभी मेरे को जानते ही हैं, मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। चलो 2019 के भारी भरकम सेट्स वाले क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करते के बाद अब हम आ चुके हैं 2020 के भारी भरकम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे हम जल्दी से देखते चलते हैं कि तुम्हारे कौन से चैप्टर इस साल सिलेबस में हैं। ठीक है, तो उनके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और बाकी के आने वाले टाइम पे देखते हैं, तुम वहां पे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले हम हैं नहीं, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी भी किसी चीज का भरोसा नहीं होता। ठीक है, कभी कभी छोटे चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े चैप्टर से भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं तुम्हारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। अब यहां पर तुम्हारा क्या है, जस्टिफाई एंड अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ ईच सेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दी आर्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो यहां पर SN1 हो रही है, SN2 हो रही है। मैं लाइव क्लास में बहुत बार तुम लोगों को याद दिला चुका हूं कि SN1 में क्या बनता है, SN1, और ये रही तुम्हारी SN2। देखो यहां पर तुम्हारा क्या बनता है, कार्बोकैटायन। ठीक है, यहां पर क्या बनता है तुम्हारा, ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी वाली, पेंटावेलेंट। याद है ना सबको, जिसके कारण क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये इसका ऑर्डर होता है। क्लियर है, क्योंकि यहां पे ट्रांजिशन स्टेट हो रही है, इन्वर्जन करता है, पीछे से आके अटैक करता है, तो उसको बल्कीनेस नहीं चाहिए, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। समझ में आ गया। ठीक है, बस ये ऑर्डर देखेंगे और जल्दी आंसर लगाएंगे। चलो देखो यहाँ पे है तुम्हारा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। कैसे देखेगा 1 ब्रोमो, लगा लेते हैं। यहाँ पे ब्यूटेन की बात चल रही है, तो CH3 CH2 यहां पर 2 बार लगा दे रहा हूं, तो 3 होगा ये, यहां पर CH2Br। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब है तुम्हारा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो अब पूरा ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन मतलब दूसरे वाले कार्बन पे होगा। कैसे बनेगा, CH3 CH, यहां पर Br होगा, ये CH2 और ये Br CH3, ये हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर है। अब है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो एक कार्बन कम करके उन्होंने ऊपर चढ़ा दिया बस। ठीक है, तो कैसे देखेगा, चलो ध्यान से देखते हैं। यहां पर ये लिख रहा हूं, यहां पर CH3 CH, यहां पर बन जाएगा तुम्हारा CH3, ये Br, और यहां पर जुड़ रहेगा तुम्हारा कौन सा, एक CH3। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन हट जाएगा। क्लियर है। अब खुद देख सकते हो कि मान लो अगर हाइड्रोजन यहां से निकला, तो यहां पे क्या बनेगा, टर्शरी कार्बोकैटायन। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं। जैसे ही यहां से निकलेगा तो क्या बनेगा तुम्हारा, प्राइमरी कार्बोकैटायन, यहां से निकलेगा तो सेकेंडरी, और यहां से निकलेगा तो टर्शरी। ठीक है, तो देखो यहां बन रहा है 1 डिग्री, ये बन रहा है तुम्हारा 2 डिग्री, ये बन रहा है 3 डिग्री। अब भैया SN1 में क्या हो रही है, क्या ऑर्डर होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। देखो यहां पर 3 2 1 है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए तुम्हारा, सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन करेगा तुम्हारा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, उसके बाद सबको मैं नाम दे दे रहा हूं, इसको नाम मैं दे रहा हूं ABCD, यहां पर है तो मैं इसको दे रहा हूं, ये तुम्हारा 1 है, 1 भी अपन यहां पे यूज कर सकते हो, तो क्या दे दें। चलो ये तुम्हारा X हो गया, ये तुम्हारा Y हो गया, ये तुम्हारा Z हो गया। ठीक है, तो फॉर SN1 सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होने वाला है, Z, सबसे ज्यादा होगा Z, फिर होगा तुम्हारा Y, फिर होगा तुम्हारा X। क्लियर हो गया, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, तुम्हारा Z Y और फिर तुम्हारा X। क्लियर। ठीक है, ये तुम्हारा ऐसा हो गया। अब चलो देख बात करते हैं तुम्हारे किसकी, B की। B में हो रहा है SN2 हो रहा है, मतलब पीछे से आके अटैक करेगा, तो इसको बल्कीनेस यहां पे ज्यादा मिलेगा, तो तुम्हारा टर्शरी नहीं होगा, अब चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारा X Y Z। ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा X, फिर होगा Y, फिर होगा Z। मैंने नाम दे दिए हैं सबके, कंफ्यूज मत हो जाना X Y Z में। क्लियर है। ठीक है, क्या याद रखोगे ये चीज, अगर ये नहीं पता तो मान जाओ तुम नहीं कर पाओगे ये वाला। ठीक है, क्योंकि कार्बोकैटायन का ऑर्डर नहीं पता तो ये वाला नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखो।
चलें आगे। चलो 31 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे सेट नंबर 2 की क्या बोल रहे हैं, गिव द आईयूपैक नेम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन टर्म्स ऑफ T2G एंड EG, ठीक, ऑफ K4Mn। साइनाइड है, 6 बार जुड़ा हुआ है तो अपन इसको लिखेंगे सबसे पहले तो K4, ठीक है, ये दिया है Mn, यहां पर है तुम्हारा साइनाइड जुड़ा हुआ है 6 बार और ऐसे जो ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला सेंट्रल एटम की, ठीक है, तो एक थोड़ा सा दिमाग खुद लगा लेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर कितना चार्ज हो सकता है, ये देखो यहां पर ये पूरे के पूरे तो न्यूट्रल ही होंगे, ठीक है। तो देखो क्योंकि ये 4 बार जुड़ा हुआ है और इसकी वैलेंसी 1 होती है तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर होगा -4 चार्ज, ठीक है। सेंट्रल एटम का अपन ऐसे निकालेंगे, ठीक। तो यहां पे मैं पुट करूंगा x, ठीक है, प्लस 6 बार प्रेजेंट है तुम्हारा साइनाइड तो इंटू -1 इज इक्वल टू -4, ठीक है। x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू कितना आएगा -4 प्लस 6 कितना आएगा, x इज इक्वल टू +2। मतलब सेंट्रल एटम जो भी है तुम्हारा मैग्नीज उसके ऊपर कितना है +2 चार्ज, Mn2 प्लस फॉर्म में है, ठीक है। नॉर्मली जो Mn रहता है तुम्हारा उसका क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, वो होता है तुम्हारा 3d5, ठीक है, 4s2 ऐसे होता है, ठीक। क्योंकि ये 2 प्लस में है तो ये कितना आएगा, Mn2 प्लस है अगर तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो इसके 3d5, ठीक है, 4s0। समझ में आ गया। अब उसने तुमसे ये नहीं पूछा था, अब उसने तुमसे क्या पूछा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन द टर्म ऑफ T2G और EG, ठीक है। क्योंकि अब देखो चीजें क्या क्या होने वाली है, मैग्नीज है तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा, यहां पर मैं बना रहा हूं इसका D ब्लॉक, ठीक है, ये 2 3 4 5 डब्बे बन गए हैं, ठीक है। 5 बार लगा दो, 1 2 3 4 और ये 5। कैसे स्प्लिट होगा, यहां पर ये होगा तुम्हारा 2 में और ये होगा तुम्हारा 3 में, ठीक है। यहां पर आ जाएंगे 3 ऑर्बिटल ऐसा ऐसा और यहां पर आ जाएंगे तुम्हारे 2 ऑर्बिटल ऐसे ऐसे, ठीक है। ये होगा तुम्हारा T2G और ये होगा तुम्हारा EG एक्साइटिंग स्टेट। क्लियर, समझ में आ गया। क्योंकि जो साइनाइड है तुम्हारा वो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सबकी पेयरिंग करा देगा, ठीक है। एक ये वाला आया तो ये वाला पेयर हो जाएगा इससे, ये वाला आएगा तो ये वाला पेयर हो जाएगा इससे, ये वाला आया तो ये वाला पेयर हो जाएगा इससे, ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द टर्म ऑफ T2G और तुम्हारा EG क्या हो जाएगा बेटा, ये T है, ठीक है। मुझे को भी ऐसे लग रहा है E जैसा, ये T है, ठीक है। देखो अब इन द टर्म ऑफ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा T कितने हैं 5 तो 5 2G और यहां पे हो जाएगा EG 0। क्लियर हो गया। तो ऐसे बनेगा तुम्हारा, ये तुम्हारा T है, ठीक है। T5 2G और EG हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn2 प्लस जो कि सेंट्रल एटम है किसमें, इस वाले कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अब अगर देखो तुम वैसे निकालना चाहो वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। देखो तुम्हें क्या निकालना है, यहां पे +4 रखना, x रखना और फिर लगाओगे तब लगाओगे, लेकिन बहुत दिमाग वाला लगाओ तरीका, क्योंकि यहां पर क्या है देखो कॉम्प्लेक्स तो न्यूट्रल ही बना, ठीक है। तो क्या करूं, यहां पर कितनी वैलेंसी होती है इसकी +1, 4 बार प्रेजेंट है तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए जब वो न्यूट्रल हो जाए, -4 + 4 0। क्लियर, चलो जाओ, यहां पे ये वाला तुम्हारा हो गया। अब तुमसे सेकंड पूछा गया व्हाट इज मीन बाय चिलेट्स इफेक्ट, गिव एन एग्जांपल, ठीक है। अब इसके बारे में बताना है, चलो देख लेते हैं। देखो अब तुम्हारा सेकंड पार्ट क्या होता है, व्हेन अ बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड कंटेन डोनर एटम पोजीशनड इन अ सच अ वे दैट व्हेन दे कोऑर्डिनेटेड विथ, यहां पे द सेंट्रल मेटल, ठीक, आयंस A या फिर 5 से 6 मेंबर रिंग बनाएगा वो, ठीक है। तो और उसको ही क्या बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि कोई भी डोनर एटम, ठीक है, या बाइडेंटेड हो, मोनोडेंटेड हो या पॉलीडेंटेड हो। सर ये डेंटेड क्या कर रहे हो आप, मोनोडेंटेड मतलब कि होता है कि जो एक शेयरिंग वाला हो, उसके पास एक ही साइट हो अटैक करने के लिए सेंट्रल एटम के साथ। बाइडेंटेड मतलब 2 साइट हो, ठीक है। पॉलीडेंटेड मतलब 2 से ज्यादा साइट हो, ठीक है, अटैक करने के लिए सेंट्रल एटम के पास, ठीक है। तो अब उसको ऐसी जगह पर रखा जाए कि सेंट्रल एटम से वो ऐसे जुड़े कि वो एक रिंग का फॉर्मेशन करे 5 से 6, उसी को कहते हैं चिलेशन इफेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, तुम्हारा ले लो, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल तुम्हारा अच्छा है NH, ठीक है। यहां पे बना रहा हूं CH2, ठीक है, ये CH2 यहां पर NH, ठीक है। ये अटैच हो किससे, मान लो एक सेंट्रल एटम ये है PT, ठीक है, यहां पर है ये NH, ठीक है, ये हो गया CH2 और ये CH2, ठीक है, ये हो गया NH। सर ये आप क्या बना रहे हो, ये कौन सा कंपाउंड है, इसको बोलते हैं इथाइलिन डायमाइन। क्या बोलते हैं इसको, EN से शो करा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है तुम्हारा इथाइलिन डायमाइन,
इथाइलिन डायमाइन, या फिर बोलते हैं उसको 1,2 इथाइलिन डायमाइन, ठीक है, ऐसे भी बोल देते थे, ठीक है। ये है तुम्हारा EN। अब ये क्या है, देखो यहां पर एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, कंपाउंड पूरा ऐसा बनता है, देखो NH2 CH2, ठीक है, फिर तुम्हारा होगा कौन सा, तुम्हारा फिर CH2 फिर NH2, ये पूरा एक कंपाउंड होता है। क्योंकि अब देखो यहां से भी वो अटैक कर सकता है, वो यहां से भी अटैक कर सकता है, ठीक है, वो अटैक कहीं से भी कर सकता है, जिसके कारण देखो ये क्या हो रहा है, अटैक कर रहा है पीटी के ऊपर। पीटी तुम्हारा सेंट्रल एटम है, ठीक है, सेंट्रल मेटल है। तो देखो ये क्या हो रहा है, यहां पर एक बना रहा है रिंग टाइप का स्ट्रक्चर, ये बना रहा है रिंग टाइप का स्ट्रक्चर। इसी को ही क्या बोलते हैं, चिलेट इफेक्ट, इसको ही बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। अगर मैं एक की बात करूं सिर्फ, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना रही है, ठीक है, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन रहा है। एक बार और बोल दे रहा हूं, आप ध्यान से देखते चलना, ठीक है। यहां पर कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड, कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड, उसको इस तरीके से एक पोजीशन पर रखा जाए जब वो सेंट्रल एटम से जुड़े, सेंट्रल एटम मेटल से जुड़े, ठीक है, वो एक रिंग का फॉर्मेशन करे, रिंग का फॉर्मेशन करे, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं क्या, चिलेट इफेक्ट, उसको ही हम बोलते हैं चिलेट इफेक्ट, ठीक है। एक मॉलिक्यूल 5 मेंबर रिंग बना रहा है, ठीक है, मैंने पूरे के लिए नहीं बोला है, समझ में आ गया, ठीक है, इसी को ही बोला जाता है चिलेट इफेक्ट। ऐसे ही तुम आंसर लेके आओगे और नंबर लेके आओगे। आगे चलते हैं अब, चलिए 31st का और पार्ट पे अपन नजर डालते हैं जरा। यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये तुम्हारा आयरन है, ये तुम्हारा क्या है, कोबाल्ट है, यहाँ पर निकल है, ठीक है, इन सब। अब पूछा है तुमसे इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो, मैग्नेटिक कैरेक्टर बता दो सबका, ठीक है। तो देखो, तो मैंने ये वाला पहले भी बताया हुआ है, ठीक है, इन दोनों के बारे में नहीं बताया होगा, लेकिन तरीका वही है, वैसे ही हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो तुम्हारे जो रहा ये आयरन रहा, इसका कितना होता है 3d6 4s2 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा कितना है 26 है। आयरन की बात कर लेते हैं, इसका होता है 3d6 4s2, क्लियर है, ये तुम्हारा होता है। अब यहां पर देखो, अगर हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाए तो हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। चलो अपन बिल्कुल एकदम गैस कर लो, यहां पर 4 माइनस है, ठीक है, तो यहां पर 6 है, तो ये उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, कैसे कर लेते हो आप, ये देखो x, ठीक है, यहां पर +6 इंटू -1, ये कितना होगा, साइनाइड का कितनी वैलेंसी होती है -1, ठीक, इज इक्वल टू हो जाएगा -4, हो गया। अब इसको इस साइड लेके जाओ, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा -4 + 6, मतलब कितना आ गया +2, मतलब आयरन की ऊपर चार्ज है Fe2+, तो ये कैसे दिखेगा 3d6 4s0, आ गया समझ में। अब आगे चलते हैं, ठीक है, इसका जरा ऑर्बिटल बना लेते हैं। यहाँ पे देखो ये रहा तुम्हारा d ऑर्बिटल, कैसे दिखेगा 2 3 4 5 दिखेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये तुम्हारा छठवां इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। बना दो 4s0 बना दो, और उसके पास p भी होगा तो p भी बना देता हूं, ठीक है, d का काम नहीं आएगा, मन से बना दिया मैंने कि d का काम नहीं आएगा। अब यहां पर देखते हैं, ये तुम्हारा जो साइनाइड है, जो तुम्हारा साइनाइड है, ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उन सबको पेयरिंग करा देगा, तो क्या बनेगा, चलो यहां पर अपन बना लेते हैं किसका, FeCN, ये रहेगा 6 बार, इसके ऊपर चार्ज कितना है 4-। कैसे बनेगी चीजें, सारे के सारे को पेयर करा दो, ये देखो 2, ये रहा 3, ये रहा 4, और ये रहा तुम्हारा 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, सारी की पेयरिंग करा दो, 1 2, ये इसके साथ 4 5, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया, और ये तुम्हारा लास्ट ऐसा 1 2, ये इसके साथ आ गया, ठीक है, दिख गया इतना, ये इसके साथ पेयरिंग हो गई और ये इसके साथ पेयरिंग हो गई, तो ऐसे दिख गया, क्लियर हो गया, ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक और हो जाएगा तुम्हारा, ये इसके साथ पेयरिंग हो जाएगी ऐसे, क्लियर हो गया। तो सारे के सारे की वो पेयरिंग करा देगा, तो 3 तुम्हें क्या दिख जाएंगे, एकदम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आएगा साइनाइड, जुड़ना चाहेगा, इसके पास एक S है और 3 P भी है, ठीक है। कैसे जोड़ेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा, यहां पर देगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कितने हैं एक बार देख लो, 6 हैं, ठीक है। तो एक साइनाइड यहां पे आएगा, एक साइनाइड इधर, एक साइनाइड इधर, 3 हो गए, ये तुम्हारा एक इधर और एक इधर, तो क्या बनेगा D2sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, D2sp3, किसका होगा, ये आयरन का, ये होगा तुम्हारा Fe का, क्लियर, यहां तक सबको क्लियर। अब एक मैं तुम पे छोड़ दूंगा, ठीक है, सब चीज बता के, चलो आगे आ जाओ, आगे देख लेते हैं अब जरा। चलो यहां पर है तुम्हारा कोबाल्ट का 27 है, कोबाल्ट का कितना है 27, यहां पे कितना हो जाएगा 3d7। चलो यहां पे देख लेते हैं। अब यहां पर देखो कोबाल्ट
कितना होगा तुम्हारा इसका 4d7 हो जाएगा, ये मतलब 3d7 हो जाएगा, ठीक है, 4s2 हो जाएगा। क्लियर है? जरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, देखो ये है -3, ठीक है, तो कितना आएगा, चलो यहां पे देखो x, ठीक है, और फ्लोरीन का कितना होता है -1 होता है, इंटू 6 हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू कितना है, चार्ज कितना है -3, इस साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +3, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो कोबाल्ट से, तो कोबाल्ट 3+ का जो बनेगा वो कितना बनेगा 3d6 4s0, सेम ही बन गया, देखो सेम ही बन गया, ठीक है। अब देखो चीजें क्या होंगी, फ्लोरीन क्योंकि एक वीक क्या है तुम्हारा लिगेंड है, ठीक है, तो यहां पर चीजें क्या होगा, देखो ये रहा तुम्हारा क्या D, कैसे बनेगा, यहां पर 2 बन गए, 3 4 5 बन गए, ठीक है। 4s तुम्हारा 0 रहेगा, फिर आएगा तुम्हारा P, ऐसा रहेगा P 1 ये 2, क्लियर है। सीधा अपन किसका बना रहे हैं अब, कोबाल्ट F6 -3 का बना रहा है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कोबाल्ट F6 यहां पर 3- ऐसे इसका बना रहे, ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो कैसे बनेगा, क्योंकि कोबाल्ट के पास कितने हैं, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 ये रहेगा, ठीक है, और यहां पर है एक छठवा ऐसा, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब फ्लोरीन कहां पे आके बैठेगा वो देखते हैं, ठीक है। फ्लोरीन आएगा, इसके पास 6 हैं, ये वीक है, ठीक है, तो ये क्या नहीं करा पाएगा, तो फ्लोरीन के लिख लो, फ्लोरीन तुम्हारा होता है एक वीक लिगेंड, ठीक है, तो ये इसकी पेयरिंग नहीं करा पाएगा, क्या बन जाएगा, देखो यहां पे एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर, और डी के भी यूज हो जाएंगे, अब कितने 1 2 ये होगा 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, डी के कितने यूज आएंगे 1 2 3 4 ये 5 और ये 6, ये 6 हो गए, ठीक है। तो अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारा sp3d2, ऐसे sp3d2 इसके ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा sp3d2, ठीक है। अब निकल का एक बार तुम करके बताना, मैं बता दे रहा हूं, यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, और तुम्हारा जो कोबाल्ट होता है वो होता है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर मैं बता देता हूं, यहां पर ये सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो ये तुम्हारा क्या होगा डायमैग्नेटिक, ये होगा तुम्हारा डायामैग्नेटिक, कौन सा ये वाला, इसे यहीं पे लिख दे रहा हूं डायामैग्नेटिक, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर देखो, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये तुम्हारा क्या होगा पैरामैग्नेटिक, ये होगा तुम्हारा पैरामैग्नेटिक, ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक, क्लियर हो गया। निकल का अब तुम निकालोगे, मैंने ही बोल दिया कि ये क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा, और अगर पेयरिंग कराएगा तो उसका भी मैग्नेटिक क्या होगा डायमैग्नेटिक होगा, क्लियर है। अब ये वाला एक बार तुम भी करके देख लेना, क्योंकि इतने तो मैं करा ही चुका हूं। चलो आगे चलिए 33 की बात कर लेते हैं। यहां पर कंडक्टिविटी ऑफ 2 × 10⁻³ मोल, ठीक है। मेथेनोइक एसिड इज इतना दिया हुआ है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ द मेथेनोइक एसिड इतना दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है, कितना सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। चलो यहां पे अपन इसकी बात कर लेते हैं। हमको पता है क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, वो ऐसा होता है, इज इक्वल टू कितना होता है कंडक्टिविटी इंटू 1000 होता है सर, अपॉन कंसंट्रेशन होता है, तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छे, ये होगा मोलर कंडक्टिविटी, ये होगा कंडक्टिविटी, ये होगा कंसंट्रेशन, सारी वैल्यूज तो तुमको गिवन ही है, ठीक है। और निकालना क्या है तुम्हें, एक अल्फा निकालना है, तो अल्फा क्या होता है चलो वो भी देख लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू होता है तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी अपॉन तुम्हारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो तुम्हें दी हुई है, ये तुम्हें कितनी देखो 404 है, ठीक है, तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू अपॉन में 404 तो है ही, ऊपर की वैल्यू चाहिए है, ठीक है, तो दोनों साथ में ही सॉल्व हो जाएंगे। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, लैम्डा एम इज इक्वल टू कितना होगा, कप्पा कितना दिया है देखो 8 × 10⁻⁻5, क्लियर है, इंटू इसको मैं लिख सकता हूं 10⁻³ अपॉन, चलो यहां पर सी कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻³ दिया हुआ है, ठीक है, इतना गिवन है। सारी वैल्यूज को कट कर देते हैं, ये 2 चला गया इसके 4 टाइम, ठीक है, यहां पर 10⁻³ है, यहां पर कितनी बचेगी 10⁻², तो चलो देख लेते हैं। लैम्डा एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 10⁻² × 10⁻³, तो जब बेस सेम हो तो पावर
ऐड हो जाती हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 1, जिसको मैं लिख सकता हूं 40 इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया। अब निकालना है अल्फा। देखो लैम्डा एम की वैल्यू आ चुकी है, डायरेक्ट पुट कर देंगे, यहां पे आ जाएगा 40। ठीक है, तो अल्फा निकालोगे तो 0.099 कुछ आ जाएगा, 0.099 तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया? ये आ गई तुम्हारी मोलर कंडक्टिविटी, वो आ गया तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इजी था, दोनों ही एक ही जरा फॉर्मूले थे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं जरा ऐसे लिख देता हूं, देखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भूलें ना और इसको भी ना भूलें। ठीक है, चलते हैं अपन आगे। चलो 34 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर काफी ज्यादा इजी है। एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, मोलर मास तुम्हें गिवन है यहां पर इन 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो भैया आप सभी को सब कुछ देके रखा है, ठीक है, तो सॉल्व करना है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलो आ जाओ यहां पर, देखो टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, के एफ इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखो टी एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, के एफ की वैल्यू गिवन है, इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूं। कैसे लिखेंगे सर, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट होता है अपॉन गिवन, यहां पर बी लिख रहा हूं सॉल्यूट को, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होता है इनटू गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है इनटू 1000 होता है सर ऊपर, तब जब ग्राम में हो आपका सॉल्वेंट का वेट। सारी वैल्यूज गिवन है हमको, अगर मैं बोलूंगा तो। ठीक है, यहां पे देखो सारी वैल्यूज गिवन है, तो मैं लिख रहा हूं गिवन। ठीक है, यहां पर क्या क्या है तुम्हारा, डिसॉल्व हो रहा है इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब WB की वैल्यू कितनी है 31। ठीक है, MB की वैल्यू कितनी है तुम्हारा, देखो 62। ठीक है, लगभग डबल है। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर कितना है, यहां पर वेट दिया हुआ है सॉल्वेंट का WA 600। ठीक है, अब क्या निकालना है तुम्हें, और दिया है KF तुम्हें दिया हुआ है कितना 1.86। देखो सब गिवन है, वैल्यूज को पुट करो, आगे बढ़ो। ठीक है, TF इज इक्वल टू कितना है, देखो 1.86 इंटू WB कितना है 31 अपॉन 62, ये तो 2 टाइम कट गया, इंटू यहां पर देखो कितना है तुम्हारा 600, तो ये रहा तुम्हारा 600 इंटू यहां पर कितना है 1000। क्लियर है? सॉल्व करेंगे बेटा, यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल। ठीक है, ये गया तुम्हारा 2 टाइम्स। ठीक है, अब ये देखो इसको भी काट सकता हूं, ये 6 बचा, 6 को काट दूंगा मैं तो इतना आ जाएगा 0.31। ठीक है, 0.31 आ गया। अब जो जो बच गया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखो ये हो जाएगा TF इज इक्वल टू, इसको भी काट दो 5 टाइम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.31 इंटू 5। ठीक है, तो 31 जो होता है 155, डायरेक्ट पुट कर देंगे 5 1.5, ये हो जाएगा TF। तो TF आ गया तुम्हारा 1.5। ठीक है, सॉल्व करने की तो बात थी। चलो आ जाओ, अपन को इजी सॉल्व करना रहता है ना। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। और पता है एक अच्छी बात, वो लोग तो मैं ऐसी वैल्यू देते हैं जो कटने में इजी हो। ठीक है, तो कैलकुलेट करने में इजी होता है, बस फॉर्मूला सही लगाना रहता है। समझ में आ गया? तुमसे क्या पूछा है, अब देखो यहां पर पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एक का नहीं पूछा, सॉल्यूशन का पूछा है। तो हम सबको पता है कि TF सॉल्यूशन का कितना होता है, TF0 मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूट का फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर का अगर तुम सेल्सियस में लेके चलोगे तो इजी रहेगा सॉल्व करने, केल्विन में लेके चलोगे तो फिर से तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दोनों तरीके से बता देता हूं। ठीक है, यहां पर देखो ये रहा तुम्हारा किसका, सॉल्यूशन का, ये रहा सॉल्यूशन का, ये रहा तुम्हारा प्योर वाटर का, और ये वाला तुम्हारा किसका है, सॉल्यूट जो तुम्हारी मिली हुई है उसका, मतलब टोटल तुम्हारा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, चलो पुट करेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन का निकालना है तो TF। ठीक है, इसका कितना होता है, पहले सेल्सियस में रख रहा हूं तो 0 होता है। ठीक है, माइनस 1 पॉइंट तुम्हारा कितना है 55। ठीक है, तो जो तुम्हारी TF आएगी वो 1.55 आएगा माइनस में कब, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, केल्विन में कैसे करोगे, तो केल्विन में तुम्हें यहाँ पे कितना हो जाएगा 273.15 माइनस तुम्हें कितना पड़ेगा 1.55 करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पे रखेंगे मैं TF इज इक्वल टू कितना आएगा, TF इज इक्वल टू ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो, ये देखो ये आएगा तुम्हारा 0। ठीक है, 7.271। ठीक है, 271 कुछ इतना कुछ आएगा, ये आएगा तुम्हारा केल्विन में।
देखो ये तुम्हारा सेल्सियस में करना इजी था, केल्विन में तुम्हें 273 पुट करना पड़ता, क्योंकि उसने तो पूछा ही नहीं ना केल्विन में करना है या सेल्सियस में करना है, बस यहाँ पे तुम्हें ये देखे रखा है केल्विन का। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है जिसमें भी करना हो, सब सही ही होगा क्योंकि उसको भी तो कन्वर्जन करना आता होगा। आगे चलते हैं, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो बेटा आगे आ गए हम 35 क्वेश्चन पर। चलो देख लेते हैं यहाँ पे। विशा प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ आर एंड टाइम। तुम्हें दिया हुआ है रिएक्टेंट कितना है, आर से पी बनाना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये वाला ग्राफ, हाँ जी ये वाला हम पहले भी देख चुके हैं। जब डायरेक्ट उसने पीछे नीचे तक लगा दिया था तो मैंने क्या कहा था, यहां पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, और ये कब होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। ये कब होता है तुम्हारा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, है कि नहीं, इसमें होता है। इसका होता क्या है, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन कितना होता है, -kT के बराबर होता है। इक्वेशन यही बोलता है। ठीक है, इसको जल्दी से अपन पुट कर लेते हैं किसमें, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, mx में जाएगा। ठीक है, y पे क्या है तुम्हारा कंसंट्रेशन, y पे है तुम्हारा कंसंट्रेशन, x पे तुम्हारा क्या है, देखो टाइम, बच क्या गया तुम्हारा m बच गया, m इज इक्वल टू कंपेयर करो -kT से कितना आएगा, -k, तो स्लोप तुम्हारा क्या आएगा, स्लोप तुम्हारा आएगा -k। 2019 में सेम क्वेश्चन था, एकदम ही सेम, कुछ अलग नहीं था। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, स्लोप क्या हो जाएगा, -k। ठीक है, तुमसे स्लोप पूछा है, ऑर्डर पूछा है, और तुमसे क्या पूछा है, व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। k की वैल्यू क्या होगी, k की यूनिट क्या होगी। ठीक है, k यहां पर उसकी यूनिट क्या होगी, कंसंट्रेशन बाय तुम्हारा टाइम होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स में है तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, खत्म। ये होगा तुम्हारा रेट का, ये होगा तुम्हारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, मतलब यहां पर क्या आ गया तुम्हारा, यूनिट आ गई। क्लियर, समझ में आ गया। तो तुम्हें ऐसे निकालना था भाई। देखो जब रिएक्टेंट का ग्राफ डायरेक्ट नीचे आए तो तुम्हारा क्या है, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जब लॉग लगा रहा है कंसंट्रेशन में और फिर टाइम लगा रहा है तो वो तुम्हारी कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब 1/a ले रहा है, 1/a ले रहा है टाइम के साथ, तब तुम्हारी वो कौन सी होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये सारे के सारे ग्राफ में तुम्हें एक बार बता दूंगा तो तुम एक बार में ही कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये तुम्हारी क्या है, -kT क्या लिखा सर, ये इक्वेशन बनती है, ये क्या बनती है, इक्वेशन बनती है। ठीक है, याद रखना ये बात। चलते हैं आगे, चलिए 35 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर तुम्हारा क्या है, उसका बी पार्ट है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 25 मिनट, 25 डिकम्पोजिशन हो रहा है, कैलकुलेट उसका टी हाफ निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है तो टी हाफ क्या होता है, टी 1/2 इज इक्वल टू होता है 0.693/k। ठीक है, k की वैल्यू नहीं पता तो वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो k इज इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा, ये होता है 2.303/t। ठीक है, लॉग चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन था इसका 100 अपॉन फाइनल कितना हो गया, देखो 25 डिकम्पोजिशन हुआ ना परसेंट, मतलब कितना परसेंट डिकम्पोज हो चुका, 25%, मतलब 100 में से 25 निकाल दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा फाइनल, 100 - 25, ऐसा। क्लियर है। टाइम की वैल्यू कितनी है, देखो k इज इक्वल टू, टाइम की तो बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2.303 अपॉन टाइम कितना है तुम्हारा 25। ठीक है, लॉग ये है तुम्हारा 100 बाय तुम्हारा 75। क्लियर, समझ में आ गया। इसको मैं 25 से काट देता हूं तो कितना जाएगा, ये 4 टाइम, ये 3 टाइम। ठीक है, log 4 तो मैं लिख रहा हूं k इज इक्वल टू 2.303 बाय 25, log m/n है तो मैं इसको लिख रहा हूं log 4 माइनस log 3। चलो इसी बहाने मैंने कलर भी चेंज कर लिया। यहाँ पे देखो log 4 की वैल्यू पुट करेंगे 0.602, माइनस कितनी है 0.4771। ठीक है, और इनटू में कितना है तुम्हारा 2.303 बाय 25, ये हो जाएगा k। ठीक है, तो देखो इस पूरे को कैलकुलेट करोगे, यहां पर इसके पूरे को कितना आएगा, k इज इक्वल टू, देखो ये आएगा, इसको पूरा काट पीट के आएगा 0.0115, 0.0115। k की वैल्यू आ चुकी है तो हम किस में पुट करेंगे, इसमें, तो t 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन
इतना ही है 0.0115, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे, टी हाफ इज इक्वल टू कितना आएगा 60.2 मिनट्स कुछ आएगा ऐसे। क्लियर हो गया? तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये आएगा तुम्हारा मिनट्स में। क्लियर है? समझ में आ गया? अब अपन आगे चलते हैं। चलिए 35 के और की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 16 सेकंड इनवर्स, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16th पार्ट। 16th पार्ट तक आने तक तुम्हें कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये तुमसे पूछा गया है जब तुम्हें रेट कांस्टेंट गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो गिवन क्या है तुम्हारा, k इज इक्वल टू कितना दिया देखो 60 सेकेंड इनवर्स। क्लियर हो गया? चलो अपन अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, यहां पर k इज इक्वल टू कितना होता है 2.303/t, ठीक है। लॉग लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान के चलते हैं इसका 100 था, ठीक है। तो 100 का 16th पार्ट निकाल रहा है हमें, अपन 16 हो जाएगा। 100 का 16 पार्ट निकालना है। तुम लोग कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 भी रख सकते हो, तो उसका कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। वैसे भी दोनों कट ही जाने। चलो जाओ, यहाँ पे क्या जाएगा, टी की वैल्यू निकालनी है। टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन के कितना है 60 सेकेंड, ठीक है। लॉग यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, ये इन दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है। अब मैं log 16 को कैसे लिख रहा हूं, ऐसा log 16 को मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये तुम्हारा 16 है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं log, ठीक है, यहां पर 2 की पावर 4 ऐसे 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका प्रॉपर्टी होती है log m की पावर n को मैं लिख सकता हूं n log m। तो इसको मैं वैसे लिख रहा हूं 4 × log की पावर 2, ठीक है। तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा इसलिए बता रहा हूं। चलो यहाँ पे देखो, ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2.303/60, ये कितना हो जाएगा 4 × log की पावर, log कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 की वैल्यू सबको याद रहती है इसलिए मैंने ये लिया, ठीक है। कैसे लिख सकते हो अब इसको, 0.301 होती है इसकी, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303/60, ये कितना हो जाएगा 4 × 0.301, ठीक है। कितना आ जाएगा 1.204, ठीक है। चलो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। t इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 2.303/60, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 12 × 12 पॉइंट, ये हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा, ये 1.204 हो जाएगा, ठीक, 1.204 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो t इज इक्वल टू तुम्हारा कितना आएगा देखो, ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, ये जाएगा 0.0460 कुछ ऐसे 00 करके सेकंड आ जाएगा, सेकंड, ठीक है। ये जाएगा तुम्हारा इतना, ये सेकंड में आया। अब इसको कन्वर्ट करना है इंटू 60 मिनट इंटू 60, तो फिर किस में आ जाएगा, वो आवर्स में आ जाएगा, लगभग 16 घंटे कुछ ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। मतलब इतने घंटे कुछ आएगा, ठीक है। तो ये तुम कर लेना, अगर कन्वर्ट तुम्हें हावर में करना है तो, ठीक। ये तुम्हारा आंसर हो गया, यहां तक हमें पता करना था, ठीक है। अब है तुम्हारा कौन सा, बी और सी पार्ट। चलो उस पर चल लेते हैं। देखो बी और सी पार्ट में तुम्हारा क्या है, राइट टू फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन सा हो सकता है भाई, एक तो उसका खुद कंसंट्रेशन क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा तुम्हारा क्या होता है कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये तीन चीजें क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है रेट ऑफ रिएक्शन को। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता भी है, कम भी करता है, ठीक है। यहां पर टेम्परेचर भी क्या करता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कंसंट्रेशन अगर कम ही ले लोगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। तो अफेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। यहां पे देखो अब क्या है, राइट टू कंडीशन फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव कोलिजन। सबसे पहला तो यहां पर ओरिएंटेशन सही होना चाहिए, ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। जैसे कि SN2 की बात करते हैं अपन, SN2 में क्या करता है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन से क्या करता है, रिएक्ट करता है। सामने से आएगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी, समझ पा रहे हो। तो वहां पर क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन अच्छे से रिएक्ट करना चाहिए, और वहां पर एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या होनी चाहिए, एनर्जी क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए। मतलब इफेक्टिव कोलिजन के लिए प्रॉपर एनर्जी लगेगी, तब जाके कोलिजन होगा, रिएक्शन होगी। क्लियर हो गया। तो ये सब तुम्हारे किसके बारे में था, इसके बारे में। अब अपन आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 37 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है,
गिव नेगेटिव टेस्ट टॉलरेंस टेस्ट। कौन सा? नेगेटिव दे रहा है टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, तो सब चीज को मार्क करके चलते चलो। यहां पर फॉर्म्स एन पेंटेन ऑन क्लेमेंसन रिडक्शन बट डजंट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ए, अब देखो ए की जो खासियत है वो क्या क्या है? ए तुम्हारा टॉलरेंस टेस्ट भी नहीं दे रहा है, टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा है, ठीक है, और वो तुम्हारा आयोडो फॉर्म भी नहीं दे रहा है, आयोडो फॉर्म टेस्ट भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इससे क्या क्या चीज क्लियर हो गई? टॉलरेंस नहीं दे रहा है मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है। ठीक है, एल्डिहाइड तो नहीं है, टॉलरेंस नहीं दे रहा है। दूसरी चीज आयोडो फॉर्म नहीं दे रहा है मतलब टर्मिनल पर CH3 नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया। तो अब ये कंपाउंड हो क्या सकता है? ठीक है, तो देखो, और ये क्या बोल रहा है? ये पेंटेन बना रहा है, नॉर्मल पेंटेन मतलब सीधा पेंटेन बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? चलो देख लेते हैं। यहां पर ये एक चीज हो सकता है, एल्डिहाइड तो नहीं है तो इसको मैं लिख रहा हूं CH3। ठीक है, अगर मैं कीटोन लगाऊं यहां पर तो ये टर्मिनल पे CH3 आ जाएगा तो आयोडो फॉर्म दे देगा। ठीक है, देखो अगर मैं किसकी बात कर रहा था, ऐसा C डबल बॉन्ड O ऐसे लिख दूं। ठीक है, CH2 CH2 और ये CH3, ये हो गया 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये हो गया। ठीक है, अगर ये कंपाउंड होता तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता, क्यों? यहाँ पे टर्मिनल पे क्या है? CH3 है। क्लियर हो गया। लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट वो नेगेटिव दे रहा है मतलब ये टर्मिनल पर नहीं होगा। कैसा बनेगा ये स्ट्रक्चर? देखो CH3, ठीक है, CH2, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहां पर CH2 कितने कार्बन होगा? 1 2 3 4, ये तुम्हारा 5वां कार्बन CH3। ठीक है, 1 2 3 4 5। क्लियर है, मतलब तुम्हारा कंपाउंड ऐसा दिख सकता है। मतलब देखो आयोडोफॉर्म नहीं देगा ये CH2 और कीटोन क्या है? टॉलरेंस रीजन तो देगा नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं होगा वो। क्लियर है। अब देखो यहां पर जैसे ही उसने बात करी किसकी? क्लेमेंसन की। क्लेमेंसन कब होता है? जिंक की प्रेजेंस में, जिंक HCl, याद है जिंक HgHcl, इसकी प्रेजेंस में होती ना क्लेमेंसन। ठीक है, तो यहां पे कर दो अब CH3 CH2 क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा डायरेक्ट CH2, ये CH2 कितने कार्बन होगा? 4, और ये तुम्हारा 5वां, खत्म। यहां पर ऐसे भी लिखा जाता है इसको, देखो जिंक HgHcl, क्लेमेंसन रिडक्शन है ये वाली। ठीक है, तो वो क्या दे रहा है? देखो 1 2 3 4 5 एन पेंटेन दे रहा है। क्या बना रहा है वो? एन पेंटेन, एन पेंटेन। क्लियर है? ऐसे समझ में आ गया। तो तुम्हारा ए कंपाउंड का नाम क्या है? तुम्हारा ए कंपाउंड का नाम देखो ये वाला है। इसको मैं नाम दूं तो कैसे दूंगा नाम? चलो देखो, देखो नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5, हो गए 5 कार्बन। तीसरे पे क्या है? ओन है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? देखो पेंट, ठीक है, एन। तीसरे पे ओन है तो 3 ओन, 3 ओन, खत्म। ऐसे नाम हो जाएगा इसका, पेंटेन 3 ओन। क्लियर है? 1 2 तीसरे पे ओन है और ये तुम्हारा बन गया। क्लियर, तो ए तुम्हारा क्या है? पेंटेन 3 ओन। क्लियर हो गया। टर्मिनल पर नहीं लगा देना, एल्डिहाइड मत बना देना, तो बचा क्या? सिर्फ एक ही तो बन सकता है। क्लियर है। अब ऐसा मत बन देना एल्कोहल बना दो, तो फिर तुम स्टेबल नहीं कर पाओगे हाइड्रोजन। क्लियर, आगे चलते हैं। चलो देखो 37 का अब तुम्हारे बी का ए पार्ट देख लेते हैं। क्या बना रहा है? प्रोपेनोइक एसिड, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, काफी ज्यादा इजी है, ध्यान देंगे यहां पर बस। ठीक है, देखो CH3, ठीक है, CH2 और यहां पर C डबल बॉन्ड O, ये OH होगा। ठीक है, 1 2 3, ये हो गया तुम्हारा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, उसने बोला है कि 2 पे ब्रोमीन लगाना है, बस यहाँ पे ब्रोमीन लगाना है, तो ब्रोमिनेशन कर दो सिंपली। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रोमिनेशन मैं कर दूंगा। ठीक है, तो कहां पर होगा? इसके अल्फा पोजीशन पर। कैसे बन जाएगा? CH3 CH, यहां Br, और तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा? COOH। ये क्या बन गया तुम्हारा? 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, कहां से? तुम्हारा प्रोपेनोइक एसिड से। चलो नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा क्या है? बेंजोइल क्लोराइड से बनाना है तुम्हें क्या? यहां पर बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? ये डायरेक्ट तुम्हारी एक प्रोसेस का नाम होता है, जल्दी से बताएंगे कौन सी होगी। मैं जब तक लिख देता हूं। ऐसा देखो, ये तुम्हारा है ऐसा। ठीक है, ये देखो, ये रहा तुम्हारा क्या? COCl, COCl। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मैं करा दूंगा PD BaSO4 की प्रेजेंस में, और हीट कर दो तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट बना देगा तुम्हारा एल्डिहाइड। क्या बनाएगा ये? एल्डिहाइड। इस प्रोसेस का नाम क्या है? रोजनमुंड, वही कुछ है। ठीक है, इसी प्रोसेस का नाम है। डायरेक्ट तुम ऐसे बनाओगे, तुम्हारा ये बन जाएगा एल्डिहाइड। क्लियर हो गया। ठीक है, अब तुमसे जो पूछ रहा है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड ये हो गया। एसिटल्डिहाइड कैसे दिखेगा? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये H।
ठीक है, तो देखो भाई दिमाग लगाओ जरा, यहां पर अगर मैं इसको बॉक्स बनाता हूं, टर्मिनल पे क्या दिख रहा है, CH3 दिख रहा है सर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तुम्हारा आयोडो फॉर्म टेस्ट देगा। आयोडो फॉर्म टेस्ट क्या होगा, ये पॉजिटिव देगा। लेकिन ये वाला देखो यहां पर क्या है, CH3 है क्या, नहीं है, यहां पर तो हाइड्रोजन भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या देगा, ये कुछ नहीं देगा, आयोडो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये तुम्हें येलो पीपीटी मिलेगी, इसकी नहीं मिलेगी। क्या बनाएगा एट लास्ट ये भाई तुम्हारा CH3I, CHI3। ठीक है, उसका तुम्हें येलो पीपीटी मिल जाएगा बाहर। क्लियर हो गया, तो ये तुम्हारे ऐसे मिलने वाला है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। चलिए 37 का और पार्ट देखेंगे यहाँ पर। अब तक आपका कौन सा, ये कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है, तो काफी ज्यादा इजी होगा। चलो देखते हैं, बस आप क्या याद रखो, बस ये देखो BaOH होल ट्वाइस दिया हुआ है, NaOH हो, KOH हो या फिर BaOH, मतलब कोई भी बेस हो, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है इस चैप्टर में, खासकर कौन सा ये चैप्टर तुम्हारा, एल्डिहाइड कीटोन वाला। ठीक है, इसमें आपको क्या देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप, इसके पास क्या है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या कराएंगे, एल्डोल करा दो इसकी। ठीक है, तो क्या होगा, चलो यहाँ पर देख लेते हैं, CH3। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3। ठीक है, ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं CH2। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, तो एक कन्वर्ट होगा और एक क्या देगा, H प्लस देगा। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, जैसे ही H इसको देगा ऐसे बन जाएगा CH3। ठीक है, C यहां पर OH आ जाएगा, इसका CH3 को मैं नीचे लिख रहा हूं, तो ये CH3 मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, और क्या बचा, CH2, C डबल बॉन्ड O और ये CH3 ऐसे। ठीक है, तो ए आपका क्या बन गया, ए ये बन गया। ठीक है, ए अब उसने पूछा है नाम भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, देखो इसको यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, 4 पे ही आपका हाइड्रोक्सी है और 4 पे ही आपका मिथाइल है। ठीक है, तो पहले किसका लिखोगे, पहले हाइड्रोक्सी लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है, 4 पे क्या है और मिथाइल, 4 मिथाइल। तो क्या बच गया, देखो कितने की चेन है, 5 की चेन है, तो ये हो जाएगा पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो AN, और सेकंड पे क्या है, ओन है तो ओन, 2 ओन, खत्म। ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। क्लियर है। अब देखो उसने क्या किया है, यहां पर इसने वाटर डाल दिया, वाटर निकाल दे मतलब हीट करके, तो कैसे निकलेगा, देखो यहां पर आपका OH है और अल्फा से हाइड्रोजन निकाल दो। यहां से निकालोगे तो टर्मिनल पे डबल बॉन्ड आएगा, यहां से निकालोगे तो जो डबल बॉन्ड है ज्यादा सैचुरेटेड होगा, मतलब ज्यादा वही होगा तुम्हारा क्या, सब्स्टिट्यूटेड। यहां पे क्या होगा, यहां से H निकालो, यहां से OH निकालो, देखो क्या बन जाएगा, ये CH3 जैसे का तैसा रहेगा। इससे OH हट गया, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहां से एक H हट गया, ऐसा। ठीक है, कैसा देखेगा आप, C डबल बॉन्ड O और ये आपका CH3। क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा CH3 इधर लग जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो तो B क्या बन गया आपका, ये बन गया B। अब इसका नाम क्या होगा, इसी को ही बोलते हैं मेसिटल ऑक्साइड, या फिर इसका अगर नाम लिखना हो तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, पेंट है, 4 पे मिथाइल है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। क्या है ये, पेंट। ठीक है, 1 2 तीसरे पे इन है तो 3 इन 2 ओन, ऐसा नाम हो जाएगा इसका। क्लियर हो गया। चलिए अब अपन आगे करते हैं। आगे क्या है आपका, अगर इसने अपन ने आयोडो फॉर्म करा दिया NaOH प्लस I2, तो इस टेस्ट को ही क्या बोलते हैं, इस टेस्ट को ही बोलते हैं आयोडो फॉर्म टेस्ट, आयोडो फॉर्म टेस्ट। ठीक है, इसका ही नाम होता है। अब आयोडो फॉर्म क्या कहता है कि टर्मिनल पर एक CH3 होना ही चाहिए, उसके बगैर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा है, ये वाला रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, टर्मिनल ये है, टर्मिनल पे क्या आएगा, देखो टर्मिनल पे क्या है, CH3 है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप। इसके जस्ट बाजू में क्या है, CH3 है, जो कि आखिरी में, आखिरी मतलब टर्मिनल पर है। ठीक है, तो यहां पर ये रिएक्शन देगा, ये क्या हो जाते हैं बेटा, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और बनाते क्या है, साथ में क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, तुम्हारा आयोडोफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे, आपका ये हो जाएगा CHI3 प्लस, ये बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और क्या बन जाएगा आपका CH3। ठीक है, डबल बॉन्ड को ये कोई भी फर्क नहीं करने वाला, डबल बॉन्ड CH। ठीक है, सिंगल बॉन्ड ये आपका क्या हो जाएगा फिर COO, क्योंकि बेस की प्रेजेंस है और बेस हमारा Na है, तो ये Na हो जाएगा और इसके ऊपर CH3 है ही, ऐसा। ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, देखो 1 2 3, यहाँ पे ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, सोडियम अलग लिखना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं सम अप करके लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सोडियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलेट आयन है ये,
ठीक है, क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड क्या है, कार्बोक्सिलेट की चेन बन रही है, चेन का आयन बन रहा है, ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, तो इसका ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर देखो क्या क्या होगा, ए पार्ट हो गया आपका ये, ठीक है, ए आपका ये होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोक्सी बनेगा, एल्डोल बनेगा। ठीक है, ऐसे। अब इसमें क्योंकि कीटोन से बन रहा है तो इसको कीटोल भी बोल देते हैं लोग कि ये कीटोल बना है। क्लियर है, क्योंकि कीटोन से सिर्फ बना है, और अगर सिर्फ एल्डिहाइड से बना होता तो उसको एल्डोल बोल सकते थे। ठीक है, एल्डोल मतलब एल्डिहाइड प्लस तुम्हारा एल्कोहल। ठीक, यहां पर क्या होगा, कीटोन प्लस एल्कोहल मतलब कीटोल। ठीक, यहां पर जब इसको जैसे ही तुमने वाटर निकाला तो क्या बन जाएगा, देखो यहां से अल्फा निकला, ठीक है, यहां से आपका क्या निकला, यहां से आपका निकला H, ठीक है, और यहां से निकला आपका OH, ये वाला। क्लियर है, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड आ गया, तो फिर बस क्या करना है आपको, टेस्ट करना है आयोडोफॉर्म, यहाँ पर देखो ये बन जाएगा। क्लियर है, तो ये इसको ऐसे आपको सॉल्व करना है और फिर आंसर लेके आना है। क्लियर होगा, काफी ज्यादा इजी था। ये इसको आयोडोफॉर्म कहते हैं और ये वाला आप आईपेक नेम बता ही दिया मैंने। ठीक है, अनसैचुरेटेड है वो, और भी लिखना होता है इसको नंबरिंग करके 1 2 3, तीसरे पे ही मिथाइल है, इस पे ही आपका क्या है, ईन है, और यहाँ पर कार्बोक्सिलेट है, आगे सोडियम आ जाएगा। क्लियर है, अब देखो, अब बी में बोल रहा है हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। चलो यहां पर देखो क्या है, एथेनॉल और प्रोपेनोन। ठीक है, तो मैं इसको बीच में डिस्टिंग्विश करना है। चलो देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं इसको, CH3। ठीक है, यहां पर एथेनॉल है तो ये CH2OH हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा ये है प्रोपेनोन, तो ऐसे लिख रहा हूं मैं उसको CH3, यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3। अगर मैंने आयोडोफॉर्म टेस्ट करा, क्योंकि टर्मिनल पर CH3 इसके भी है तो ये भी देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, और यहां पर भी CH3 है तो ये भी डबल बॉन्ड टेस्ट देगा। क्लियर हो गया, मतलब तुम्हारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। मतलब दोनों को हम आयोडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो हमें नई चीज लेके आना पड़ेगा। यहां पर हम कराएंगे कौन सा, 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट। ठीक है, 2,4-DNP फिर टेस्ट क्या होता है तुम्हारा, ये होता है हाइड्रोजीन वाला। ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रोहाइड्रोजीन वाला टेस्ट है तुम्हारा ये। ठीक है, कैसे दिखता है, चलो देख लो, यहाँ पे ये रहा तुम्हारा हाइड्रोजीन। ठीक है, कैसे दिखेगा, NH, यहां पर सिंगल बॉन्ड NH2, ये हो गया हाइड्रोजीन, और 2 और पोजीशन पर 2 और 4 पे लगा होगा नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजीन टेस्ट। ठीक है, ऐसे होता है तुम्हारा। चलो देखो, अब ये इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊंगा तो ये क्या बना देगा, यहाँ पे देखो H2N ऐसे लिख दूं इसको। ठीक है, ये N यहां पर लिखा मैंने और बाकी का पूरा जोड़ रहा हूं मैं ऐसे। देखो 2 पे है तो यहां पे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 2 पे। ठीक है, 1 2 3 4 यहां पर एक आ जाएगा ऐसा। ये इसके साथ टेस्ट दे देगा, लेकिन यहां पर ये टेस्ट नहीं मिलने वाला तुम्हें, किसका, एथेनॉल टेस्ट नहीं देगा 2,4-डाइनाइट्रो। ठीक है, यहां पर 2,4-DNP टेस्ट, यहां पर एल्कोहल नहीं देगा, एथेनॉल नहीं देगा, लेकिन ये देगा। क्लियर है, ये क्या बना लेते हैं, हाइड्राजोन बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, ये तुम्हारे हाइड्राजोन बना लेंगे, हाइड्राजोन बना लेंगे। क्लियर है, ठीक है, तो ऐसे तुम्हें रिएक्शन करनी है, यहां पे रिएक्शन मिलेगा तुम्हें, वहां पे एक कलर देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक, तो ये तुम्हारा ये हो गया पहला। अब दूसरा क्या है तुम्हारा, बेंजोक्साइड, और तुम्हारा क्या है, बेंजोइक एसिड है और फिनॉल है। ठीक है, अब इसका कैसे कर सकते हैं, इसका वही तुम FeCl3 से कर सकते हो, टेस्ट मैंने बताया हुआ लाइव क्लास में। देखो FeCl3 टेस्ट कैसे करोगे, देखो ध्यान से, बेंजोइक एसिड है ना तुम्हारा, बेंजोइक एसिड कैसे देखेगा, ऐसा C डबल बॉन्ड O H ऐसे देखेगा, C डबल बॉन्ड O और ये एक H दिखेगा। ठीक है, और फिनॉल कैसा दिखता है तुम्हें, OH होता है यहाँ पर और यहाँ पे बेंजीन रहता है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा फिनॉल। क्लियर, अब इसकी रिएक्शन करा दो FeCl3 के साथ, FeCl3 के साथ इसकी भी रिएक्शन करा दो FeCl3 के साथ। यहां पर क्या बनता था, जल्दी से बताओ, फिनॉल में मैंने बताया है वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, यहां पर तुम्हारा बन जाएगा C6H5O-। ठीक है, 3 बार जुड़ जाएगा आयरन से, ऐसा आयरन फिनॉल कॉम्प्लेक्स बनता है, आयरन फिनॉल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा, देखो यहां पर बन जाएगा तुम्हारा C6H5COO- और ये 3 बार जुड़ जाएगा आप किससे, Fe से। यहां पर क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलेट का बन रहा है, आयरन और कार्बोक्सिलेट का क्या बन रहा है, यहां पर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, अब देखो सर ये तो दोनों ही रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों ही HCl निकालेंगे, दोनों ही रिएक्ट कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा बेटा, ये तुम्हें बफ कलर देगा। ठीक है, और ये तुम्हें क्या देगा, वॉयलेट कलर। तो ऐसे तुम क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि अगर सॉल्यूशन में तुम्हारी 2 चीज प्रेजेंट है तो फिनॉल देगा वॉयलेट और ये देगा तुम्हें बफ कलर। क्लियर हो गया, तो ऐसे तुम इसको डिस्टिंग्विश करोगे। साथ ही साथ तुम्हारा बाय प्रोडक्ट क्या है, HCl निकल जाएगा बाहर। ठीक है, ये Cl और यहाँ के 3 H निकाल दो, यहाँ पर 3 ले लो, ऐसे ऐसे तो बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन।
क्लियर है? यहां पर 3 HCl निकाल दो ऐसे, यहां पर भी 3 HCl, ठीक है, बैलेंस हो गई रिएक्शन। क्लियर है?